Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farazlan and my qualification is MPhil Chemistry. स्टूडेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे लिपिड्स में, अब जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन। Lipid metabolism is the synthesis and degradation of lipids in cells involving breakdown or storage of fats for energy and synthesis of structural and functional lipids, such as those involved in the construction of the cell membrane. Means आपने lipids की breakdown करनी है, उनको degrade करना है different components में, और वो आपके जो components या structures हैं वो energy के तौर पर भी यूज होंगे, और इसके अलावा different जो है वो cell membrane की construction में भी help होंगे। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? डाइजेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स एंड बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस जो है 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें। एक आपके पास ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस है, फैटी एसिड की सिंथेसिस है, एंड थर्ड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। तो सबसे डिस्कस करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। इसके टोटल 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट फेज एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन फेज। अब प्रिपरेटरी फेज आपके पास क्या है? इंक्लूड्स द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इन द इंटेस्टाइन। मींस इसमें आपका माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन प्रिपरेटरी फेज में आएंगी। मींस किस तरह से आपकी जो फूड है या आपका जो फैट्स हैं वो किस तरह से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। तो माउथ से आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Large lipid particles are broken down into smaller particles with the help of the lipolytic enzymes. इसमें हम lipolytic enzymes के थ्रू ब्रेकडाउन होती है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट फेज। इसमें अब जो आपके डाइजेशन के अंदर जो आपके कंपोनेंट्स प्रिपेयर हुए हैं प्रिपरेटरी फेज में, यहाँ पर जो क्या किए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल विलस लेयर इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही इनकी ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन फेज। अब ट्रांसपोर्टेशन फेज आपके पास कौन ऐसी फेज है जिसमें क्या होगा? इंक्लूड्स द इवेंट्स ऑफ एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन inside the intestinal epithelial cells and passes through the lacteals to lymph or the portal bloods। मीन्स अब यहाँ से आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, यानी कि ब्लड में जो है वो सर्कुलेट करते हैं। आपके ब्लड के अंदर वो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज द डाइजेशन ऑफ फैट्स। उसमें सबसे पहले हमने फेज डिस्कस किया था अभी प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में हमने डिस्कस किया डाइजेशन ऑफ के माउथ और स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होती है, और सेकंड जो है इसका डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम माउथ में देखते हैं। जैसे ही आप फूड को इंजेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी जो फैट्स हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं? इजीली उनको क्या कर सकते हैं? उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लाइपेज विच इज सिक्रेटेड बाय द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है टंग के नीचे एक एंजाइम सिक्रेट होता है, वो क्या करता है? आपकी फैट्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। तो वो आपके पास जो एंजाइम है वो कौन सा है? लिंगुअल लाइपेज, और इसकी जो पीएच है वो 2 to 7 है। मीन्स ये जो एंजाइम है आपके पास एसिडिक मीडिया में वर्क करता है। एसिडिक मीडिया आपके पास स्टमक में भी होती है, क्योंकि स्टमक में HCl सिक्रेट होता है, तो स्टमक में आप में एसिडिटी प्रेजेंट है। स्टमक के जिन कंपोनेंट्स में या जिन पार्ट्स में एसिडिटी प्रेजेंट होगी वहाँ पर आपका ये एंजाइम भी वर्क करता है, और ये एंजाइम भी करता है आपकी फैट्स को डाइजेस्ट करता है। Due to retention of food bolus for 2 to 3 hours, about 30% of the dietary triacylglycerol may be digested। 30% जो है आपका triacylglycerol डाइजेस्ट किया जाता है। It is more active on triacylglycerol having a shorter chain fatty acid। मीन्स अगर आपका फैटी एसिड जितना स्मॉल होगा वहाँ पर ये एंजाइम उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, एंजाइम है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, ये भी आपके स्टमक में प्रेजेंट है। There is evidence of presence of small amounts of gastric lipase in gastric secretions। यहाँ पर आपकी secretions होती हैं, उसमें gastric juice प्रोड्यूस होता है। gastric juice जो है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, गैस्ट्रिक एसिड की वजह से।
अब आपका जो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो है बेसिक मीडियम में काम करता है, इसलिए जो आपका ये एंजाइम है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था लिंग्विस, ये जो है एंजाइम वो आपकी डाइजेशन में हेल्प आउट होता है, लेकिन ये एंजाइम जो है ये आपकी डाइजेशन में टेक पार्ट इतना इफेक्टिवली नहीं करता। बिकॉज रीज़न क्या है, नो इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, यहाँ पर इमल्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और इसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। और थर्ड इसमें रीज़न क्या है, इसकी पीएच है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, लेकिन जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये बेसिक मीडियम में फंक्शन करता है। नेक्स्ट इज द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स अभी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट में, वो हमने डिस्कस की थी आपकी इसमें माउथ में और स्टमक में। अब ये आपकी है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पावरफुल लाइपेज इन द पेनक्रियाटिक जूस एंड द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अब इसमें आपकी दो चीज़ें हैं, एक पेनक्रियाटिक जूस है और एक बाइल सॉल्ट्स है। अब ये दोनों क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, मीन्स ये आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और इनकी प्रेजेंस में आपकी फैट्स क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस और बाइल डक्ट्स जो हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट इज द सिक्रेशंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। अब आपके पास जो पेनक्रियाटिक जूस है वो गैस्ट्रिक जूस की वजह से सिक्रेशन करेगा, और सेकंड इसमें क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीआई हार्मोन्स। नेक्स्ट जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट वन इज पेनक्रियाटिक लाइपेज, सेकंड वन इज फॉस्फोलाइपेज जिसे आप लेसिथिनेज भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज कोलेस्ट्रॉल एस्टिरेज। ये तीनों एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी इमल्सिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। प्रिपरेटरी फेज में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिस्कस किया है डाइजेशन ऑफ फैट्स इन माउथ एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब सेकंड फेज आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट फेज। ट्रांसपोर्ट फेज के अंदर आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट फेज मीन्स यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट होनी है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। Current evidence based on the electron microscope indicates that the products of the fat digestion means fat digestion के बाद जितने भी resultant उसके products आ रहे हैं enter into the microvilli and the apical wall of the absorptive epithelial cell by simple diffusion। मीन्स अब ये आपके पास क्या होते हैं, माइक्रोविलाई से आपके पास एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है डिफ्यूजन होती है। शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स हैं और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो इजीली जो है एब्जॉर्ब होंगे, और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं वो इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि जितना साइज स्मॉल होगा उतनी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी और जितना साइज लार्ज होगा उतनी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। थर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन फेज। मीन्स यहाँ से आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, जितने भी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स वो आपके ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट करेंगे। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अकर इनसाइड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल within the intestinal epithelial cells monoglycerides are further hydrolyzed। मीन्स यहाँ पर जो आपका अगर कोई एक ग्लिसराइड्स बच भी गया है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, जिसमें फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो उसमें आपका एक एंजाइम है इंटेस्टाइनल लाइपेज। आपके पास लाइपेज हमने लास्ट टाइम भी पेनक्रियाटिक जूस में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको ये जो एंजाइम है ये इसका फंक्शन है एपिथेलियल सेल्स के साथ। ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है आपकी फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, आपके फैट्स के जो कंपोनेंट हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गई, डाइजेशन के रिजल्ट्स में जो भी रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स आएंगे वो अब आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लिसरॉल। मीन्स अब आपकी जो डाइजेशन हुई है उसमें फैट्स की डाइजेशन से जो ब्रेकडाउन हुई है उसमें ग्लिसरॉल भी प्रोड्यूस होगा। तो जो आपके पास ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इट डायरेक्टली पासेस टू द पोर्टल वेन्स एंड टेकन टू द लीवर। मीन्स ये क्या करेगा, डायरेक्ट जो है, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या है, इजीली वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा आपकी वेन्स मीन्स ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर इजीली पास आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स का बिहेवियर डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि उनकी कार्बन की चेन डिफरेंट है। अब कुछ फैटी एसिड्स शॉर्ट चेन होते हैं और कुछ फैटी एसिड के होंगे लॉन्ग चेन्स।
अब शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स होंगे और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, ब्लड में इजीली क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे वो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज अ फेट ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट, मीन्स कुछ ऐसा फैट है जो कि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो उसमें क्या, उसको हम किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। There is evidence that some amounts of the fats may not be hydrolyzed completely in the intestinal lumen, means कुछ जो आपका fats है वो hydrolyze नहीं हुआ। A combination of the bile salts, fatty acids and the monodisaccharyl can bring about fine degree of dispersion, not over 0.5 micrometer in diameter, and they can be absorbed into lymphatic channels from this dispersion. अब वो आपका अनडाइजेस्टेड फैट या फिर आपका वो फैट जिसकी डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हुई, वो क्या करेगा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ट्रेवल करेगा और वहीं पर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट इज द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मीन्स अब आप जो है कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपके पास क्या है, एक अल्कोहल है, अल्कोहल है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, फैटी एसिड के साथ, तो ये क्या सिंथेसाइज करेगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, मीन एस्टर फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब वो आपके पास टू फॉर्म्स हैं, एक कोलेस्ट्रॉल है और एक आपके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, मीन एक उसकी एस्टेरिफाइड फॉर्म है, एक अनएस्टेरिफाइड फॉर्म है या फ्री कोलेस्ट्रॉल है। अब देखना ये कि ये किस फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एन एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, पेनक्रियाटिक जूस जो आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन भी कर सकता है या कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज भी कर सकता है। मीन्स अब वो उसका फंक्शन क्या है, विच में आइदर कैटालाइज द एस्टेरिफिकेशन ऑफ द फ्री कोलेस्ट्रॉल विद फैटी एसिड, या क्या करेगा, या तो वो एस्टेरिफिकेशन करेगा किसकी, कोलेस्ट्रॉल की फैटी एसिड के साथ, मीन अल्कोहल और एसिड मिलेंगे तो एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। और इट में कैटालाइज द ऑपोजिट रिएक्शन, या वो करेगा उनकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, मीन्स आपका जो एस्टर फॉर्मेशन हुई है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, कोलेस्ट्रॉल में और फैटी एसिड में। मीन्स ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। In the intestinal lumen, depending upon the equilibrium, the cholesterol esterases are hydrolyzed. लेकिन आप जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आपका जो ये एस्टर है कोलेस्ट्रॉल का, ये करता है हाइड्रोलाइज होता है और किस में कन्वर्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल में और फैटी एसिड में। अब कोलेस्ट्रॉल और जो फैटी एसिड है वो दोनों क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है आपका ये किस में आ गया है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं और आपकी ये ब्लड के अंदर इजीली एब्जॉर्ब होगा। Thus the cholesterol appears to be absorbed from the intestine almost entirely in free form. Free form means simple cholesterol ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा जो कि अनएस्टेरिफाइड फॉर्म हो। नेक्स्ट इज द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स आपके पास क्या हैं, ये भी आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक। मीन्स ये आपके पास वाटर सोलुबल है, पोलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इजीली जो है ये आपकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम इजीली भी लीवर के अंदर ट्रांसफर किए जा सकते। नेक्स्ट इज द लिपिड ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर। अब जो लिपिड्स हैं वो हमने देखा है कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मीन्स वाटर रिपेलेंट है। नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, they require the special transport proteins known as lipoprotein। अब आपने ये करना है, लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, क्योंकि हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज द डाइजेशन, सेकेंड इज द एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो इन तीनों में जो लास्ट है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट करना है आपने, आपकी जितनी भी यानी कि सिंथेसाइज किए गए हैं आपके आफ्टर डाइजेशन के रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं या कुछ एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब कुछ जो ट्रांसपोर्ट होने हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगे। तो आपके पास ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो हैं और ये आपके पास किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर रिपेलेंट हैं। ये वाटर के अंदर एब्जॉर्ब या सॉल्युबल नहीं हो सकती, इनको क्या चाहिए, एक ऐसा
एक्टिवेटर चाहिए जो क्या करें, इनके साथ कंबाइन हो और इनको इजीली जो है ब्लड के अंदर जो है ट्रांसफर कर सके। सो दे रिक्वायर स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नोन एज लिपोप्रोटीन्स। अब लिपोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिपोप्रोटीन्स अलाउज द ट्राइसाइक्लोस्ट्रोन एंड द कोलेस्ट्रॉल टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। मीन्स अब ये लिपोप्रोटीन्स क्या करती हैं, लिपोप्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है मीन्स प्रोटीन्स और लिपिड्स का कंबाइन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब प्रोटीन्स क्या करती हैं, इन लिपिड्स के साथ कंबाइन करती हैं और इनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में ये क्या होता है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल और इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कैन सिंथेसाइज ट्राइसाइक्लोसाइड बाय द बॉडी, ठीक है। अब आपके पास जो ट्राइसाइक्लोसाइड्स है जब वो लिपोप्रोटीन्स के साथ कंबाइन करेगी इसको इजीली ब्लड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी तरह से आपकी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल टू आवर पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है। अब टू टाइप्स की यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स हमने डिस्कस किए हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जो आपके पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ये करके क्या करती है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ये करती है आपके कोलेस्ट्रॉल को आपके पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ ट्रांसफर। इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर, थैंक्स।